नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमरल्ड न्यूज़ पर प्रोग्राम एक खास मुलाकात। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हर प्रोग्राम में आपकी मुलाकात एक नई शख्सियत से कराता हूँ। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ एक सीनियर ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है। ये अपनी बेदाग छवि के लिए जाने जाते हैं, श्री आलोक कुमार जी। सर, एमरल्ड न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, सबसे पहले आप थोड़ा सा हमें बताएं, आपकी लाइफ की शुरुआत कहाँ से हुई और आईपीएस बनने तक का सफ़र आपका कैसा है? मैं पला बड़ा हूँ बिहार में, और बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, उसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। मधुबनी पेंटिंग की वजह से काफ़ी मशहूरियत है उस जगह की। और वहाँ पे एक छोटा कस्बा है बेनीपट्टी, तो वहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई। और उसके बाद फिर दरभंगा जो जगह है वहाँ पे एक कॉलेज है, सीएम साइंस कॉलेज, वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट साइंस में की। और तत्पश्चात मैं पटना कॉलेज, जो बहुत ही पुराना कॉलेज है, 1857 में इसकी स्थापना हुई थी। देश के सबसे पुराने 3-4 कॉलेजेज में ये शुमार है। तो वहाँ ग्रेजुएशन किया मैंने हिस्ट्री में। और उसके बाद फिर मैं दिल्ली चला आया, ये 1993 की बात है। और मैंने यहाँ पे कैंपस लॉ सेंटर से लॉ की डिग्री हासिल की, और इसी दरमियान मेरा चयन भी सिविल सर्विसेज के लिए हो गया और मुझे पुलिस की नौकरी है। सर, देखते हैं जैसे कि हम अभी तक आपने जो बताया जी, जो बैकग्राउंड आपका पूरा बिहार से ही है। जी। सर, एक आईपीएस बनने तक का जो आपका सफ़र है वो सबको पता है कि वो बहुत बड़ा है। मैं जानना चाहता हूँ, आईपीएस बनने तक के सफ़र में जो आपकी स्टडी जो रही उसमें आपने किन किन परेशानियों का सामना किया? परेशानी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी कि उस वक्त, आज से 20-25 साल पहले, जो स्टडी मटेरियल होते थे वो इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होते जैसे आज के जनरेशन में। तो ये है कि हर चीज़ यूट्यूब पे या इंटरनेट पे उपलब्ध है। तो ये टेक्नोलॉजी ने बहुत ही कमाल की चीज़ आज की तारीख में हासिल की है, जो उस वक्त नहीं थी। तो इस वजह से जब हम जैसे लोग जब बिहार से यहाँ आते थे दिल्ली में, तो दिल्ली एक समुद्र जैसा बड़ा मालूम होता था, और वहाँ पे किसके पास जाएँ, किससे क्या गाइडेंस हासिल करें, ये चीज़ सामान उतने उपलब्ध नहीं थे। तो केवल अपना आत्मविश्वास है उसी पे यकीन होता था। और जो अपनी पढ़ाई है, जो स्टडी है, वो तो काफ़ी इसमें करनी पड़ती है सिविल सर्विसेज के लिए। अमूमन आप समझ लें 10 से 12 घंटे कम से कम अगर आप 3-4 साल पढ़ाई करेंगे लगातार बिना किसी ब्रेक के, तो आप इस स्थिति में पहुँचते हैं कि आप उसके योग्य अपने को पाने लगते हैं। तो उसी मेहनत की बदौलत मैं कह सकता हूँ कि मैं इसमें। लेकिन एक चीज़ इसमें है कि अभी का देखें कि अभी की जो स्टडी है, अभी जो आप आईएएस की आईपीएस के लोग बच्चे जो तैयारी करते हैं, अभी जितनी आसान है पहले उतनी आसान नहीं थी। जैसा मैंने बताया कि जो लिमिटेड मटेरियल्स होते थे, अब सब ऑनलाइन है, अब हर चीज़ ऑनलाइन है। तो उसमें एक मुश्किल भी, हालांकि मैं समझता हूँ कई बच्चे फोकस भी लूज कर जाते हैं, क्योंकि इतने सारे मटेरियल उपलब्ध है कि उनको अगर सही तरीके से अगर गाइड ना किया जाए कि फोकस कहाँ रखना है, तो उसमें ये हो सकता है कि वो बहुत सारी चीज़ें भटक सकते हैं, ऐसी चीज़ों में चले जाएं जो अनचाही हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे मटेरियल पे जा सकते हैं। सर, आपकी शादी सर कौन सी ईयर में? 1997 में। 1997 में। तो आईपीएस शादी से पहले बन गया था? आईपीएस मैं 96 में बन गया था, सेलेक्ट हो गया था। तो अब जैसे कि हम लोग टीवी में देखते हैं कि भाई पहले शादी से पहले अगर लड़का आईपीएस बन जाए तो शादी पे उसका काफ़ी घाट वो देखने को मिलता है। शायद आपको मालूम नहीं होगा, हम लोग इकट्ठे पढ़ते थे कैंपस लॉ सेंटर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो हमारी दोस्ती थी पहले। तो लव मैरिज है और लव कम अरेंज्ड कह सकते हैं इसे। और घर वालों ने भी बाद में थोड़ी बहुत दिक्कत तो थी, लेकिन वो बाद में सहूलियत हो गई उसमें। ऐसी आपको कोई चारा भी तो नहीं घर वालों के पास में उसके अलावा। तो जो आपके साथ मतलब वो चीज़ नहीं हुई कि भाई आईपीएस आईएएस ऑफिसर पहले बन जाते शादी से, तो जो शादी का जो म्यार होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है? नहीं, वैसा कुछ नहीं था। वैसा आपके साथ में दोस्तों के बीच में जैसे शादी में होना चाहिए वैसा ही। आपका जो सर्विस जो लाइफ है, इसके बीच में कोई एक ऐसा कोई प्रकरण बताइए जिसके को आपने वो काम करके आपको बड़ी अच्छी संतुष्टि फील हुई हो, अच्छा आपको कोई लगा हो ह्यूमैनिटी के लिए? जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि पुलिस की नौकरी में ये रोज़ ही ऐसे अवसर और मौके आते हैं जब आप जनता के लिए, जो क्योंकि पुलिस के पास हर आदमी जो है डिस्ट्रेस में आता है, मुश्किल में आता है, कोई अपनी नई परेशानी लेके, हाँ, कोई खुशी पुलिस के पास आता नहीं। तो उसकी मुश्किलें आसान करने के लिए मैं समझता हूँ पुलिस सेवा से बेहतर और कोई सेवा
हिंदुस्तान में पुलिस से नहीं है। इतने ज़्यादा डरते क्यों हो? कहते हैं भाई पुलिस के पास मत जाओ। नहीं, मैं समझता हूँ कि अब लोगों के अपने अपने अनुभव होते हैं। तो जो मीडिया है या आम जनता ने बाय वर्ड ऑफ माउथ जहाँ पे कुछ किसी के साथ गलत हो रखा है वो उसकी पब्लिसिटी ज़्यादा हो जाती है। और जो अच्छे काम पुलिस दिन ब दिन करती है, हर दिन करती है, उसकी शायद इतनी पब्लिसिटी या उस तरीके से नहीं हो पाती है जिससे एक अच्छी मतलब आपका कहने का जो नेगेटिव चीज़ है वो ज़्यादा दिखाई जाती है, ज़्यादा दिखाई और जाती जो है। पॉजिटिव हाँ। जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है उनको दबा दिया जाता हाँ, है। ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, जैसा मैंने बताया कि अच्छा, आप कॉन्फिडेंट हैं मीडिया वालों पे? नहीं, मैं ये यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि पुलिस रोज अच्छा काम करती है बहुत लोगों के लिए जो दुख में आते हैं, जो मुश्किल में आते हैं, और उनकी दुख और मुश्किल जब पुलिस आसान कर देती है, अगर अगर उनसे आप पूछेंगे तो आप एक अलग छवि पाएंगे। वैसे एक अगर हम पैमाना अगर देखें जी तो दिल्ली जैसे शहर में इतना संतुष्टि से आदमी बैठते हैं, हम लोग भी दिल्ली में रहते हैं, जी तो क्राइम से थोड़े दूर रहते हैं, तो थोड़ा सा ये फील तो हम कर सकते हैं कि हाँ पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है। बहरहाल जो आपने एक बात पूछी कि ऐसे कई प्रकरण थे जिसमें 2-3 ऐसे प्रकरण होते हैं जिसमें खुशी जो ज़्यादा मिलती है। खुशी ज़्यादा मिल जाए, जैसे वो इंसिडेंट दिल को हाँ, छू ले जैसे और वो मैं- जिंदगी भर याद रखे। जैसे मैं हर इंटरव्यू में बताता हूँ कि जो किडनैपिंग फॉर रैंसम वाली स्थिति एक किसी भी परिवार के सामने, भगवान न करे कि ऐसी स्थिति हाँ, आए, हाँ। लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है और जब फैमिली को पुलिस वो बच्चे को वापस ला के देती है। रिकवर करती है, बच्चे या फैमिली मेम्बर जो भी है, कई बार एडल्ट का भी हो जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा खुशी और सुकून देने वाला होता है, क्योंकि एक उम्मीद बिल्कुल जो नाउम्मीदी थी वहाँ से पुलिस उसको उम्मीद की किरण के रूप में भरती है और उसको फिर उस समय तो पुलिस भगवान का काम करती है उनके लिए। जैसे लोग डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर भगवान है, ऐसे ही एक जिंदा इंसान को सही सलामत वापस ला के दे दे, तो इस चीज़ को नजर किया। और फिर जो एक दूसरा संतुष्टि का मौका होता है वो तो होता है जब कोई बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन रही होती है, बिगड़ रही हो, लेकिन पुलिस की इंटरवेंशन से वो स्थिति सामान्य हो जाती है और जो समाज में सौहार्द वो बना रहता है। तो इस तरह के कई मौके, चूँकि मैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में यहाँ था, जो एक सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस ने बहुत ही अच्छा एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म वहाँ पे कम्युनल हार्मनी का बना रखा है, क्योंकि वहाँ मिक्स्ड पॉपुलेशन है, और उसकी वजह से जब हिंदुओं के त्यौहार होते हैं, तो हिंदुओं के त्यौहार होते हैं, जो हमारे मुस्लिम वॉलंटियर्स हैं जो पुलिस की मदद करते हैं और दूसरे समाज के त्यौहार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं वॉलंटियर के तौर पर। उसी तरह से जब मुस्लिमों का फेस्टिवल होता है तो हिंदू वॉलंटियर्स भी साथ होते हैं, तो इसकी वजह से एक यकीन है दोनों समुदाय के बीच में आपस में, और दोनों का भरोसा पुलिस के ऊपर भी है। दोनों का पुलिस के ऊपर भी है, और जो समाज में जो ध्यान अच्छे तरह से समाज को समझने वाले लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम में ज़्यादा वो करते भी नहीं है, तो क्या है क्या नहीं, वो उनसे ऊपर और उनके ही तो इस तरह के कई बार मौके आए जब लगता था कि शायद कुछ स्थिति खराब होगी, लेकिन पुलिस के इंटरवेंशन से स्थिति संभल भी गई, और कभी कोई ऐसा मौका नहीं आया जिसमें अभी तक सर आप ये देखें आपका बैच आपका सर कौन सा? मेरा 96 का बैच है। तो आप किस किस डिपार्टमेंट में अभी तक रहे? मैं ट्रेनिंग मैंने यहाँ पे वसंत विहार डिस्ट्रिक्ट में की थी, वो साउथ वेस्ट कहलाता था उस टाइम, अब वो साउथ डिस्ट्रिक्ट में शामिल हो गया वसंत विहार, उसका नजफगढ़ तक विस्तार होता था, आजकल उसका हेडक्वार्टर द्वारका में। उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मैं फिर चंडीगढ़ में एज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चंडीगढ़ में फिर 1.5 साल वहाँ पे रहा, और उसके बाद वहाँ से फिर मैं मिजोरम चला गया था 3 साल के लिए। वहाँ पे तो बड़ा खूबसूरत है। हाँ, चंडीगढ़ में मैं लकीली वहाँ की पुलिस छोड़ते नहीं है। कोई मेरे दोस्त एक बता रहे थे कि वहाँ की पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, ट्रैफिक पुलिस ने, मैं समझाता रहा, उन्होंने कहा सर आपने गलत किया है, तो चलान तो सर आपको काटनी पड़ेगा। चंडीगढ़ पुलिस भी बहुत ही उसका वहाँ का अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छी सर जो युवा हैं IPS की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, थोड़ा सा आप यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपके यहाँ तक पहुँच सकें, वो भी कोशिश कर रहे हैं? जैसा मैंने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेहनत, जैसे कहते हैं कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, सबसे इम्पोर्टेंट मूल मंत्र तो वही है, और इसके अलावा कड़ी मेहनत और साथ में एक फोकस और कंसंट्रेशन और लगन और पैशन चाहिए, जो आपका गोल है, जो टारगेट है। जुनूनी आदमी बन सकता है, वैसे आम आदमी तो सिंगर बनेगा। मैडम सर आपकी क्या करती हैं? मैंने सुना जितना हार्डवर्क आप करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हार्डवर्क आप मैडम करती हैं, सूत्रों से सर हमें पता चला है। वो मुख्य प्रतिभा की धनी है, वो बहुत ही टैलेंटेड है, सिंगर है। हमारे सूत्रों ने बताया कि आप एक डिपार्टमेंट संभाल रही हैं
और वो कई फील्ड में समाज में वो एजुकेशन के लिए भी काम कर रही है, वो आर्ट एंड कल्चर के लिए भी प्रोग्राम कर रही है, और वो सीनियर एग्जीक्यूटिव भी है, सीनियर एग्जीक्यूटिव भी है। तो आपसे ज़्यादा तो व्यस्त शेड्यूल उनका है। हाँ, वो सुबह से शाम तक कहीं ना कहीं फिर व्यस्त फैमिली रहते को, बच्चों को कैसे आप लोग टाइम देते हैं? अलग अलग टाइम पे देते हैं? आपका हैं। ड्यूटी ऑफ नहीं, होगी तो थोड़ा नहीं, हम लोग कहते हैं ना कि, और उन्होंने भी अपने इंटरव्यू, मैडम का इंटरव्यू देखा तो उन्होंने कहा था जहाँ चाह वहाँ था। तो ये फैमिली के लिए भी काम करता है, और फैमिली के बाहर भी जहाँ हमें एक्टिव रहना है, चाहे वो सरकारी काम है या प्राइवेट काम है या सोशल, तो वहाँ पे टाइम मिल जाता है। सर, एमरेड न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।